हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो भारत एक गोल्डन बर्ड था वो टर्न इनटू बर्ड, एक सिंपल चिड़िया बन के रह गई। हमेशा हम लोग ये सुनते आए हैं कि भारत जो था एक सोने की चिड़िया थी। तो ये सोने की चिड़िया कैसे बन गई इसके बारे में मैं बताऊंगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो बहुत सारे यूरोपियन कंपनी भारत आए, लेकिन बहुत सारे यूरोपियन कंपनी में केवल अंग्रेज ने ही भारत में अपना कॉलोनी एस्टेब्लिश किया। साथ ही साथ भारत में भी बहुत सारे राजा थे, उन्होंने भी उस पर भी डोमिनेट कर पाया अंग्रेज। तो ये कैसे हुआ, इसी सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन कि जो हम लोग सुनते आए कि भारत गोल्डन चिड़िया थी, मतलब सोने की चिड़िया थी, वो चिड़िया कैसे बन गई? फिर सोने की चिड़िया से चिड़िया कैसे बन गई इसके बारे में बताता हूँ। देखो क्या होता है ना कि जब एंशियंट टाइम था ना भारत का, जब प्राचीन भारत था ना, तो आप जानते हो कि प्राचीन भारत में हमेशा सोने के सिक्का चलते रहते थे। सोने के सिक्का, चांदी के सिक्का, ये सब चलते रहते। तो उस समय जो भारत जो अपना सामान बेचता था ना दूसरे कंट्री में, बहुत ज़्यादा बेचता था। जैसे आज के समय में आप देख सकते हैं कि चाइना का सामान हर एक कंट्री में है, मतलब हर एक कंट्री में एवेंडेंट मात्रा में बहुत सारे, मतलब सब कुछ देख सकते हैं कि हमारे देश में बहुत सारा चाइना है। उसी तरह कभी ना भारत ऐसा हुआ करता था। भारत जो था मेनली जो था ना, जैसे आपका हो गया कॉटन, हो गया सिल्क, हो गया टेक्सटाइल, जितना भी हो गया मेटल एंड प्रीशियस स्टोन, ये सब का जितना भी था ना मार्केट, सब भारत कैप्चर करता था। मतलब सभी कंट्री का कहा जाता है कि वर्ल्ड में जितना भी डिमांड था ना, उसका 50% डिमांड इंडिया फुलफिल करता था। अभी एशियन टाइम में ये जितने भी सामान को पूरे वर्ल्ड वाइड में भारत बेचता था ना, तो भारत को इसके बदले में मिलता क्या था? बुलियंस मिलते थे, मतलब सोने के सिक्का, चांदी के सिक्का मिलते थे। इस वजह से ना भारत बहुत रिच था। और ये प्रोसेस चलते आया मेडिवल हिस्ट्री तक, मध्यकालीन भारत तक। आप सुने होंगे कि मुगल को भी कहा जाता है कि उस समय भी भारत बहुत रिच था। हाँ, सबका वजह क्या था? कि यही वजह था कि भारत बहुत सारा एक्सपोर्ट करता था। भारत यहाँ अपना सामान बहुत सारा दूसरी कंट्री में बेचता था। 50% ऑफ द वर्ल्ड डिमांड जो है फुलफिल्ड बाय द इंडिया फुलफिल करता था, जिसकी वजह से भारत में बहुत सारे बुलियन आते रहे। लेकिन जब अंग्रेज आए ना, उन्होंने भारत को ना, मतलब ये जो था ना, इसी को उल्टा कर दिया। मतलब भारत से बुलियन जा रहे हैं बाहर की तरफ। पहले क्या होता था कि भारत में बुलियन आते थे, भारत से सामान जाता था। अब इसका उल्टा कर दिया अंग्रेज ने आकर। अंग्रेज ने क्या किया? भारत से बुलियन को भेजा और भारत में कंज्यूमर गुड्स को ले आया। मतलब अपना सामान, अंग्रेज अपने सामान को बेचने के लिए भारत को एक मार्केट की तरह यूज किया और भारत से बुलियन जाने लगे। इसी वजह से आप देखेंगे कि भारत जो है, जो पहले भारत मेडिवल हिस्ट्री तक बुलियंस भारत में भरा हुआ था, भारत एक प्रॉस्पेरस कंट्री के रूप में देखा जाता था, अब वो बुलियंस सब जाने लगे अंग्रेज, इंग्लैंड की तरफ जाने लगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 60 to 70% जो था डिमांड भारत का फुलफिल करता था मॉडर्न हिस्ट्री में इंग्लैंड के द्वारा, इंग्लैंड नाम के कंट्री के द्वारा। मतलब क्योंकि भारत कॉलोनी था ना, तो ये ऐसा पॉलिसी बनाता था ना, ऐसा मतलब ट्रेड में ऐसा मतलब लॉ बनाता था, कानून बनाता था कि दूसरे कंट्री से भारत मतलब डिमांड ही नहीं करे। मतलब सब इंग्लैंड से ही फुलफिल किया जाता था भारत के डिमांड को। तो मतलब समझे ना आप, इसका मतलब ये था कि मतलब एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री में भारत में बुलियन आते थे और भारत से सामान बेचे जाते थे। वर्ल्ड का 50% डिमांड जो था स्टोन का, सिल्क का, कॉटन का, ये सब भारत फुलफिल करता था, जिसके बदले में बुलियन मिलता था। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारत में हम लोग देखते हैं यही उल्टा हो गया। भारत से बुलियन बाहर जाने लगे और भारत में जो था आप इंग्लैंड का सामान सब आने लगे। इंग्लैंड का सामान आने की वजह से भारत का बुलियन उधर इंग्लैंड की तरफ जाने लगे। ठीक है, इंग्लैंड ही नहीं, मतलब मैं सभी कंट्री की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेनली 60 to 70% इंग्लैंड की तरफ। इसी वजह से आप देखते हैं कि भारत जो है सोने की चिड़िया से चिड़िया बन गई। साथ ही साथ आप बहुत सारे रीजन और भी देख सकते हैं कि भारत पे बहुत सारे अटैकर्स आए। देखो सिंपल सा रीजन है कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस कंट्री था, एक सेंट्रलाइज पावर बहुत अच्छा नहीं था। इस वजह से क्या हमेशा यहाँ पे अटैक होते रहे। जिन्होंने क्या किया, यहाँ से लूट करके सब लूट के जाते थे अपना। ठीक है, तो ये था गोल्डन बर्ड टर्न इनटू सिंपल। गोल्डन बर्ड भारत जो था एक सोने की चिड़िया से चिड़िया कैसे बन गई। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि मतलब अगर आप देख रहे हैं कि यूरोपियन तो बहुत सारे आए हैं ना, आपको पता होना चाहिए, पुर्तगाल आए, डच आए, इंग्लिश आए, डेंस आए। हाँ, डेंस मतलब डेनिश, ठीक है, डेनिश आए, फ्रेंच आए। लेकिन इसी सभी कंट्री में केवल इंग्लैंड ने ही भारत में कॉलोनी एस्टेब्लिश किया और किसी ने नहीं कर पाया। साथ ही साथ भारत में भी बहुत सारा पावर ऐसे थे जो मतलब पावरफुल थे। एग्जाम्पल मैं मराठा की कर रहा हूँ। मतलब मराठा एक क्या था, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वो भी भारत में क्या कर सकता था, रूल कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। इसका क्या रीजन है, क्यों इंग्लिश जो है डोमिनेट कर पाया सभी कंट्री पे? आप देख सकते हैं कि पुर्तगाल आता है 1498 में और इंग्लिश आता है 1608 में। तो इसके बीच में देखिए आप कितने 100 ईयर्स का गैप, 110 ईयर्स का गैप।
110 साल बाद आ रहा है पुर्तगाल के, फिर भी इंग्लिश जो है डोमिनेट कर पा रहा है सभी यूरोपियन कंट्री पे, सभी भारत के जितने भी राजा है सब पे डोमिनेट कर पा रहा है। इसका क्या रीजन है? ठीक है, तो देखो इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है कि व्हाई डिड इंग्लिश डोमिनेटेड ओवर ऑल, सभी पे इंग्लिश क्यों डोमिनेट कर पाया। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आया था, मतलब जो ब्रिटिश कंपनी भारत में आया था, उसका एम नहीं था कि हम भारत में शासन करेंगे, वो तो सामान बेचने के लिए आया। लेकिन यहाँ की सिचुएशन ने, यहाँ की सर्कमस्टांसेस ने उसको ऐसा बना दिया वो एक पॉलिटिकल पावर के रूप में उभरा कि नहीं ऐसा। उसी को हम लोग जानेंगे कि ये कैसे हो गया, कैसे जो है ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डोमिनेट कर पाया सदी पे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत है ना, यहाँ पे हमेशा यूनिटी का अभाव रहा है। भारत में हमेशा यूनिटी के लिए, अगर आप सोच सकते हैं कि भारत में इतने सारे प्रोविंसेस थे, वहाँ पे बड़े बड़े राजा थे, मराठा था, एक तरफ हैदराबाद था, कर्नाटका था, मतलब इतने बड़े बड़े राजा थे। अगर सब मिल करके यूरोपियन के विरुद्ध लड़ते ना, तो किसी यूरोपियन में इतना पावर नहीं था कि मतलब ये सभी को लड़ा सकते। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज ने जब भारत पे शासन किया तो मुश्किल से उसके पास 2 लाख सेना थे। मतलब अगर सभी राजा मिल सकते थे ना, या भारत के सभी लोग भी यूनाइटेड होते ना, तो आराम से कर सकते। आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। 1857 को देखो, भारत का फर्स्ट रिवोल्ट जो 1857 हुआ, उसमें भी आप देख लो 1857 भी रिवोल्ट सक्सेसफुल क्यों नहीं कर पाया। क्योंकि उसका भी वजह यही था कि बहुत सारे भारत में ऐसे कम्युनिटी थे, ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया, अंग्रेज का साथ दिया 1857 की क्रांति को दबाने में। एग्जाम्पल के लिए मैं सिख की बात कर रहा हूँ, गोरखा की बात कर रहा हूँ, मैं जाट की बात कर रहा हूँ। इन सभी लोगों ने क्या किया, अंग्रेज का साथ दिया और 1857 की क्रांति को दबाया कि नहीं आया समझ। तो भारत में हमेशा ऐसा रहा, आज ही नहीं, आज भी आप देख सकते हैं कि भारत में हमेशा कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे सब पे हिंसा होती रहती है। तो ये यूनिटी का अभाव हमेशा से भारत में रहा है। ठीक है, तो अभी देखो 1857 के बाद ना एक नेशनलिज्म टाइप का जो है ना, मतलब थॉट लोगों में जागा। नहीं तो पहले लोग जानते ही नहीं थे। मतलब पहले जो थे 1857 से पहले लोग अपने रीजनल आइडेंटिटी को ही बड़ा मानते थे। मतलब जिस एरिया में वो रह रहे, मतलब जैसे मराठा है, वो अपने मराठा एरिया को ही अपना रीजनल आइडेंटिटी मानते थे। लेकिन 1857 के बाद यही देखते हैं कि रीजनल आइडेंटिटी टर्न इनटू नेशनल आइडेंटिटी। लोगों में नेशनलिज्म की भावना, लोग अब देश के लिए मतलब उत्सुक हो रहे हैं, देश को जानने, मतलब देश को अपना समझ रहे हैं। पहले लोग रीजन को अपना समझते थे, अब मतलब 1857 के बाद ऐसा हुआ। देखो यही है मेन पॉइंट कि मतलब हम लोग अगर पहले यूनाइटेड होते ना, पहले थोड़ा हम लोग में नेशनलिज्म की भावना जागती ना, हम लोग में पहले एक नेशनल आइडेंटिटी आती ना, तो हम लोग पहले ही मतलब आज़ादी पा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1857 के बाद जब 1857 में सभी राजाओं ने, मतलब बहुत सारे राजाओं ने मिल करके, सभी लोगों ने मिलकर जब 1857 का रिवोल्ट किया, तब लोगों में दिमाग आया, लोगों में नेशनल आइडेंटिटी नाम का थॉट आया कि नहीं आया। तो बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से इंग्लिश जो है डोमिनेट कर पाया सभी यूरोपियन कंपनी में, साथ ही साथ भारत के भी सभी राजाओं। तो आप देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में आती है। बैटल ऑफ प्लासी जो होता है 1757 में होती है। 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी होती है, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि यही जो था, क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पॉलिटिकल पावर के रूप में एस्टैब्लिश करता है। इसमें मेनली रॉबर्ट क्लाइव की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ही जो थे वो एक कह सकते हैं आपकी ब्रिटिश कॉलोनी को एस्टैब्लिश करने का जो अगर फादर कहा जाए तो वो रॉबर्ट क्लाइव है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1608 से 1757, 150 साल के बाद ये कंपनी जो है एक पॉलिटिकल पावर बन रहा है। शुरू में क्या था, ये कॉमर्शियल कंपनी था, और 1757 बैटल ऑफ प्लासी में जब बंगाल पे जीतता है, बंगाल को जीतता है, तब वो एक क्या बन जाता है, पॉलिटिकल पावर। फिर 1757 से 1857, देखिए 100 साल के बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में क्या आता है, नेशनल आइडेंटिटी नाम का थॉट आता है और हम लोग रिवोल्ट करते हैं। लेकिन 1857 तक आपको पता होना चाहिए 60% ऑफ द इंडिया कैप्चर्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब तब तक 60% इंडिया के एरिया को कौन कैप्चर कर चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर देखते हैं 1857 के बाद 1947 तक, लगभग 100 साल ये भी है, यहाँ पे अब रानी का शासन चलता। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करता था, अब क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो है, मतलब ब्रिटिश के जो राजा है, रानी है, वो शासन करेगा भारत पे। ठीक है, 100 साल के लगभग। अब फिर हम लोग को 1947 में क्या होता है, आज़ादी मिलती है। अभी हम लोग थोड़ा अपना मेन क्वेश्चन पे जाते हैं कि सर इंग्लिश कंपनी ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों डोमिनेट कर पाया सभी यूरोपियन कंपनी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारे देश में भी बहुत सारे पावर थे, सबसे सब में डोमिनेट कौन किया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या सक्सेस किया, विन किया। तो इसका क्या रीजन है, तो देखो बहुत सारे रीजन। सबसे पहला मैंने लिखा है कि वैक्यूम ऑफ पावर, पावर का वैक्यूम हो गया था। देखो
मुगल एम्पायर जो था ना, एक सेंट्रलाइज पावर था। सेंट्रलाइज पावर मतलब सेंटर में रह करके पूरे स्टेट को देखता था, पूरे भारत को देखता था। नहीं आया समझ? तो मुगल एम्पायर में जैसे ही 1707 में जब औरंगजेब का डेथ होता है, उसके बाद कोई अच्छा राजा आता ही नहीं है मुगल में। छोटा छोटा मतलब ज़्यादा वीक और मतलब पावर वाले नेता आते हैं, वो राजा आते हैं जिसके पास ये मतलब पूरे मतलब भारत को होल्ड करने का कैपेसिटी उसमें रहता ही नहीं है। देखते हैं हम लोग धीरे धीरे 1707 के बाद जो है हैदराबाद खुद को अलग कर लेता है, बंगाल धीरे धीरे खुद को अलग कर लेता है। मतलब समझ रहेगा कि सेंट्रलाइज पावर का वैक्यूम हो जाता है। मतलब एक सेंटर में रह करके पूरे देश को देखने वाला, पूरे देश को होल्ड करने वाला राजा भारत में बचता ही नहीं। तो वैक्यूम ऑफ पावर एक रीजन है जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश कंपनी को इससे फायदा हुआ। इन्होंने देखा कि कोई भारत में पॉलिटिकल पावर तो अच्छा है ही नहीं। इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पहले बंगाल को जीता, फिर यहाँ सब जगह जीता। नहीं ऐसा आपको कि सर 5 यूरोपियन कंपनी भारत आए थे, पुर्तगाल आए थे। तो इस लोगों में दिमाग नहीं था कि भारत में कोई पावर नहीं है तो मतलब हम लोग कर सकते हैं शासन। तो देखो जब पुर्तगाल आया था तब तो मुगल एकदम पूरा एकदम वेल एस्टेब्लिश था, वो बहुत पावरफुल था पुर्तगाल के टाइम में। क्योंकि पुर्तगाल जो आ रहा है वो 100 साल पहले आ रहा है अंग्रेज से उस समय। लेकिन पुर्तगाल में यही रीजन नहीं है, पुर्तगाल में बहुत सारे रीजन है। पुर्तगाल थोड़ा मतलब ना उसका एम नहीं है भारत में शासन करना। पुर्तगाल का एम है वो बहुत सारे हैं, मतलब उसका एम हमेशा बदलते रहता है। कभी वो क्रिश्चियन को फैलाने लगते हैं, कभी वो अपना प्लंडरिंग सब स्टार्ट कर देते हैं, मतलब लूटपाट स्टार्ट कर देते हैं। सी सब में, समुद्र सब में जो है शिप सबको लूटना स्टार्ट कर देते। मतलब ये सब जो था ना पुर्तगाल को, मतलब इसी वजह से आप देख सकते हैं कि पुर्तगाल नहीं सक्सेस कर पाया, ब्रिटिश सक्सेस कर पाया। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो आपको एक सर फ्रांस भी था जो बहुत पावरफुल था। यस, फ्रांस पावरफुल था। जब डुप्ले गवर्नर बनके, पौंडीचेरी के गवर्नर बनके डुप्ले आया था 1742 ईस्वी में, तो डुप्ले का ये एम था। डुप्ले जो था फ्रांस का गवर्नर था, उसका एम था कि भारत में वो शासन करे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही इंटरनल पॉलिसी में हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया था, ठीक है। लेकिन देखो फ्रांस में बहुत सारा एबिलिटी नहीं थी, ठीक है। फ्रांस को आप देखोगे ध्यान से तो देखोगे केवल डुप्ले ही ऐसा था जिसमें ये इस तरह का क्वालिटी था, क्योंकि उसके पास अच्छा, फ्रांस के गवर्नर के पास अच्छा लीडरशिप नहीं मिल सका। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि फ्रांस कंपनी जो था एक गवर्नमेंट कंपनी था। अब गवर्नमेंट कंपनी आप जानते ही कैसा होता है, ठीक है, सब कुछ धीरे धीरे होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, उसके कंपेयर में क्या था, एक प्राइवेट कंपनी था। साथ ही साथ राजा का भी शेयर था, मतलब रानी का भी शेयर था। इस वजह से क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा सपोर्ट मिलता था इंग्लैंड गवर्नमेंट का। लेकिन फ्रांस में जो था सपोर्ट तो मिलता था लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलता था। जैसे ही कुछ बड़ा होने वाला रहता था तो गवर्नर को मतलब रिटर्न कर लिया जाता था। तो ये भी एक रीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक मेन रीजन ये भी बता सकते हैं कि जो फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस ने कि उसी समय देखो ब्राजील का भी खोज स्टार्ट हो गया था। ब्राजील का खोज हो गया, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ब्राजील का खोज कैमरल ने किया था। ब्राजील हो गया, उसके बाद अफ्रीकन कंट्री जैसे आपको नाइजर के बगल वाले जितने भी कंट्री है, ये सब बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज मतलब कंट्री है, ठीक है। तो ये सब जब खोज हो गया ना, तो फ्रांस का जो एम था ना, भारत से हट करके इधर चला गया, अफ्रीकन कंट्री में चला गया और अमेरिकन कंट्री में चला गया, ठीक है, मतलब साउथ अमेरिकन कंट्री में चला गया। तो फ्रांस ने क्या किया, भारत से अलग करके उन्होंने अफ्रीकन कंट्री पे अपना कॉलोनी एस्टेब्लिश किया और ब्राजील तरफ चला गया, क्योंकि ये सब मिनरलिस्ट। तो ये भी रीजन कर सकते हैं सर, फ्रांस का जो है एम डाइवर्ट कर गया, वो भारत को नहीं देख करके उन्होंने इधर उधर देखने लग गया, ठीक है। और छोटा मोटा यूरोपियन कंपनी के आराम से इंग्लैंड ने वार के द्वारा या फिर मतलब छोटा कंपनी ने बेच के चला गया इंग्लैंड को सब कुछ अपना, ठीक है। ये एक रीजन। मैंने अभी ये भी बताया था स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। इसका क्या रीजन है, देखो मैंने क्या बताया कि इंग्लैंड का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, इसमें रानी का भी शेयर था। इस वजह से क्या होता था कि हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी को डूबने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार खुद उसमें रुपया लगा रही। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो शेयर था उसको एलिजाबेथ सेकेंड जो थे वो अपना शेयर लगा रहे थे, ठीक है। इस वजह से क्या होता था कि हमेशा ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता रहता था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनेंशियल। साथ ही साथ मैं बात कर रहा हूँ कि बंगाल की, जब बंगाल को जीत लिया ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने, प्लासी वार के बाद जब बंगाल को जीता, बंगाल एक बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरस स्टेट था, प्रोस्पेरस प्रोविंसेस था, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हैं कि गंगा के किनारे वाले स्टेट है, इस वजह से वहाँ फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा था। उस समय जो मेन सोर्स होता था वो लैंड रेवेन्यू होता था, ठीक है। इस वजह से बंगाल को जीतने के बाद इतना रुपया मिल गया इंग्लैंड को उससे, ठीक है, टैक्स से इतना रुपया कलेक्शन होता था कि आराम से इन्होंने कर्नाटका को, मराठा को, सबको जीत लिया, कि नहीं है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट भी जो था एक एम था, ठीक है। साथ ही साथ मैं क्वालिटी की बात कर रहा था, लीडरशिप क्वालिटी की बात कर रहा था।
मैंने बताया एक डुप्ले में, फ्रांस के गवर्नर डुप्ले में अच्छा लीडरशिप क्वालिटी था, लेकिन और जितने भी यूरोपियन थे उस समय लीडरशिप क्वालिटी था। लेकिन अंग्रेज के देखिए, अंग्रेज के गवर्नर सबको आप देखिए ध्यान से, सब एक से बढ़ के एक है। मतलब रॉबर्ट क्लाइव से स्टार्ट कीजिए और देखते जाइए कि सब एकदम अपने देश को मतलब एकदम कॉलोनी एस्टेब्लिश करवाने के लिए मतलब सब कुछ कर रहे हैं। मतलब रॉबर्ट क्लाइव को देखिए, रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है कि मतलब आदर है, इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया है मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में। तो लीडरशिप क्वालिटी जो था ना अंग्रेज में बहुत अच्छा था। मतलब रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड हार्डिंग, ये सब मतलब उसके बाद कॉर्नवालिस, मतलब ये सब बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड, बहुत ही अच्छा मतलब डेवलप्ड लीडरशिप, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रोवाइड किया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो था ना लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छा था, जिस वजह से इन्होंने क्या किया। अब देखो कि भारत में जो है ना मतलब इतने आबादी थे, लेकिन फिर भी वो थोड़े लोग रह करके, इंग्लैंड कितना था मैंने बोला मैक्सिमम 2 लाख लोग भारत में थे, जिन्होंने भारत को कॉलोनी बनाने में केवल 2 लाख लोगों ने, भारत का आबादी उस समय भी बहुत ज्यादा था। तो भारत के लोग अगर चाहते ना तो आराम से 2 लाख को भगा सकते थे, लेकिन उस लोगों में बहुत ही ज्यादा मतलब डेवलप्ड माइंड था। डेवलप्ड माइंड ही नहीं था, बहुत ही ज्यादा वेल एजुकेटेड, वेल मतलब डेवलप्ड पर्सन, लीडरशिप क्वालिटी इतना अच्छा कि सबको एकदम एकदम बहला लेते थे, सभी राजा सबको भी मिला लेते थे अपने में, उसको लोभ दे करके ऐसा करते थे। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छा था। हमारे को सर भारत में भी इतने राजा थे, सबने क्यों नहीं मिल करके भारत इसके विरुद्ध मतलब अंग्रेज के विरुद्ध लड़ा? ठीक है, तो देखो लड़ सकते थे, ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि भारत में हमेशा यूनिटी का अभाव रहा है। ठीक है, भारत के राजा सब में यूनिटी ही नहीं था। आप देख सकते हैं कि जब मराठा एम्पायर फॉल कर रहा है अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के बाद 1761 ईस्वी में, अहमद शाह अब्दाली के बाद पानीपत से थर्ड वार हो रहा है मराठा के साथ, अहमद शाह अब्दाली मतलब जो अफगान से आकर के अहमद शाह अब्दाली लड़ रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जो मतलब अवध के राजा है ना वो अहमद शाह अब्दाली का साथ दे रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब भारत के राजा अफगान के राजा का साथ दे रहे हैं मराठा को बनाने में। ठीक है, मराठा का कुछ पॉलिसी में फॉल्ट था, फिर भी भाई देश की बात है ना, तो देश के लिए हमेशा सब राजा को मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि रीजनल आइडेंटिटी मेन था, मतलब उस समय जो था रीजनल आइडेंटिटी को मेन माना जाता था, न कि नेशनल आइडेंटिटी। ये 1857 के बाद नेशनल आइडेंटिटी धीरे धीरे भारत में पनपना स्टार्ट हुआ। ठीक है, आप कह सकते हो कि कुछ पॉलिसी भी अंग्रेज का था जो मतलब भारत में उसको सत्ता एस्टेब्लिश करने में फायदा पहुंचाए। यस, देखो अंग्रेज का कुछ पॉलिसी इतना अच्छा था कि मतलब पूरे भारत को एकदम कैप्चर कर लिया। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि सब्सिडरी अलायंस को देखो। सब्सिडरी अलायंस क्या था? एक बहुत ही अच्छा अलायंस। मतलब सब्सिडरी अलायंस में क्या करता था अंग्रेज? अपना सेना किसी प्रोविंस में रख देता था, अब उस अपना सेना वहां रख करके अब उस वहां के जो राजा है ना वो उस सेना को देखेगा, बदले में सुरक्षा मिलेगा उसे, मतलब जो भी खर्च सेना पे होता था वो सब अब प्रोविंसेस देखेगा, जिस प्रोविंसेस में उसे रखा गया। फॉरेन अफेयर को काट दिया जाता था, मतलब वो प्रोविंसेस जो है दूसरे के साथ फॉरेन अफेयर नहीं कर सकता है। तो मतलब एक बहुत ही मतलब कनिंग पॉलिसी था, मतलब बहुत ही मतलब चालाकी वाला पॉलिसी था। जैसे आप देख सकते हो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट था, मतलब अगर किसी के पास, किसी राजा के पास अपना बच्चा नहीं है तो वो स्टेट जो है, वो प्रोविंसेस जो है अब अंग्रेज का हो गया। तो ऐसा ऐसा पॉलिसी भी जो था मतलब अंग्रेज को भारत में कॉलोनी एस्टेब्लिश करने में मदद किया। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हो सर अंग्रेज के पास बहुत ही अच्छा योग्य आर्म फोर्स था, साथ ही साथ उसके पास बहुत ही ज़्यादा मतलब आर्म भी अच्छे अच्छे थे। ठीक है, हाँ ये सब हमेशा रहा है। अंग्रेज जो है, अंग्रेज में आपको पता होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, जिस वजह से यहाँ सब कुछ डेवलप हुआ था। ठीक है, आप यूरोप में देख सकते हैं रिनेसेंस पीरियड भी आया, तो बहुत सारा चीज़ डेवलप हो गया था जो भारत के राजाओं के पास नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि मराठा जो वार लड़ता था तीर धनुष से लड़ता था। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि हमेशा तीर धनुष से ही लड़ता था, लेकिन बट ऐसा तीर धनुष से भी लड़ता था, लेकिन अंग्रेज के पास बॉम्ब होते थे, गोली बारूद होते थे। तो ये सब हमेशा डेवलप। अगर आज की वीडियो का इन शॉर्ट में अगर देखें क्या हम लोगों ने देखा, तो आपको मैंने बताया कि कैसे जो भाई भारत एक सोने की चिड़िया से चिड़िया बनकर आ गई। तो मैंने बताया कि कैसे भारत में पहले बुलियंस आते थे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के भारत में आते थे, और भारत से जो है गुड्स यहाँ से जो सामान थे दूसरे देश में बेचे जाते। वर्ल्ड वाइड का 50% डिमांड जो था भारत फिल करता था, लेकिन यही 50% डिमांड 1% डिमांड में कन्वर्ट हो जाता है जब अंग्रेज जो है भारत को छोड़ता है। मतलब 1947 में 1% डिमांड भारत से बाहर की तरफ जाता। मतलब समझ रहे हो ना कि भारत को क्या किया अंग्रेज ने? अंग्रेज ने कुछ नहीं किया, बस उन्होंने क्या किया, इस प्रोसेस को उल्टा कर दिया। पहले भारत में बुलियन आते थे, अब भारत से रुपया जाता है बाहर और भारत सामान दूसरे देश से खरीद रहा है, जिस वजह से हम लोग एक चिड़िया की तरफ बंद कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि 5 कंट्री यूरोपियन कंट्री भारत आए थे।
मतलब 5 कंपनी आए थे, लेकिन अंग्रेज ने ही वेल एस्टेब्लिश एक कॉलोनियल बनाया, एक कॉलोनी बनाया भारत को, और सभी कंट्री नहीं बना पाए। साथ ही साथ भारत में भी बहुत सारे बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने भी मतलब अंग्रेज से हार मिली उन लोग को, और भारत में वो लोग भी राज नहीं कर पाए, केवल अंग्रेज नहीं कर। इसका रीजन मैंने बहुत सारा बताया। मैंने बताया कि कैसे औरंगजेब के बाद जो है वैक्यूम ऑफ पावर, एक सेंट्रलाइज पावर का भारत में वैक्यूम हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि एक फ्रांस जो चाहता था कि भारत को कॉलोनी बनाना, लेकिन उसको भी कर्नाटका वार में बहुत अच्छी से हार मिलता है। साथ ही साथ वो अपना एम भी फोकस जो है वो चेंज कर लेता है, वो ब्राजील और अफ्रीका की तरफ चला जाता है। फिर मैंने बताया कि लीडरशिप क्वालिटी अंग्रेज में अच्छा था। मैंने ये भी बताया था कि अंग्रेज का जो कंपनी था उसको फाइनेंशियल सपोर्ट हमेशा ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिलते रहती थी। मैंने ये भी बताया कि भारत के राजाओं में, ठीक है, यूनिटी का अभाव था। भारत के लोगों में यूनिटी का अभाव। यहाँ के लोग नेशनल प्राइड को न मान करके रीजनल प्राइड को देखते थे, अपने रीजन को ही अपना देश समझते, जिस वजह से भी जो है अंग्रेज को हम लोग हरा नहीं पाए। ठीक है, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कुछ पॉलिसी भी अंग्रेज का ऐसा था जो मतलब बहुत ही चतुर पॉलिसी था, सब्सिडी एनाइज, मतलब लोग लालच में फंसा करके आराम से शासन करता था अंग्रेज। ठीक है, साथ ही साथ मैंने ये भी बताया आपको कि सुपीरियर था, मतलब आर्म फोर्स सुपीरियर था, मिलिट्री पावर सुपीरियर था, वहाँ के आर्म्स सुपीरियर थे कंपेयर टू इंडियंस एवरेज अदर यूरोपियन कंपनी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।